Hello everyone, once again myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class of structure of root anatomy, paper second or BSc second year, today we are going to discuss about primary structures of root, यानी कि मूल की जो प्राथमिक संरचना होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके की होती है इसकी प्राथमिक संरचना, किस तरीके से ये इंटरनली दिखाई देती है। तो अगर हम प्राथमिक मूल की एक प्राइमरी रूट की बात करें तो बच्चों इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी कि रूट क्या होता है। रूट जो होता है प्लांट्स का जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है वो होता है। दो तरीके के रूट सिस्टम के बारे में हमने स्टडी की थी। हमने बताया था कि दो कैटेगरीज होती है। टैप रूट सिस्टम होता है जो प्राइमरी रूट से ही अराइज, जो प्राइमरी रूट होती है वो होती है और उसके साथ लैटरल रूट्स निकली रहती हैं। सेकंड हमने आपको बताया था कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, अपस्थानिक मूल तंत्र जिसे आप कहते हैं। इसमें जो रूट्स होती हैं वो मेन जो उसका मूलांकुर होता है जिसे आप रेडिकल कहते हैं उसको छोड़ करके प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से निकलती हैं रूट्स। और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको डिस्कस किए थे, जैसे फाइब्रेट रूट सिस्टम ऑफ मोनोकॉट्स बताया था, फॉलियर रूट्स ऑफ ब्रायोफाइलम बताया था, एरियल रूट्स ऑफ फाइकस के बारे में हमने बात की थी, एंड ऑफ कोर्स ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो के बारे में हमने बताया था कि ये सारे जो एग्जांपल्स थे वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के थे। इसके बाद में हमने आपको रूट के मेन फंक्शंस बताए थे। इसी की कंटिन्यूएशन में आज की क्लास में हम बात करेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट क्या होती है। प्राथमिक मूल की जो एक संरचना की अगर हम बात करें तो प्राथमिक मूल की जो आंतरिक संरचना होती है वो इन जनरल 3 उत्तक क्षेत्र के संगठित होती है, यानी कि द रूट शोज अ comparatively simple internal organization than the stem due to the absence of nodes and internodes and lateral appendages। यानी कि अगर हम स्टेम से इसका कंपैरिजन करें तो जो रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है एज कम्पेयर टू स्टेम। क्यों? क्योंकि रूट्स में जो नोड्स एंड इंटरनोड्स जिसे आप पर्व और पर्व संधियाँ जिसे आप हिंदी में कहते हैं वो एब्सेंट होती हैं। स्टेम में हमने देखा है नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, रूट्स में इस तरीके की कोई संरचना नहीं होती है। सेकंड अगर हम बात करें तो लैटरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो जनरली जो स्टेम होता है उससे बहुत सारे लैटरल अपेंडेजेस निकले हुए रहते हैं, जबकि रूट में ऐसी कोई स्ट्रक्चर एडिशनल इन जनरल होती नहीं है। तो ये प्राथमिक मूल की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो द फॉलोइंग 3 रीजन्स कैन बी डिस्टिंग्विश इन अ रूट इन द प्राइमरी स्टेम स्टेट ऑफ ग्रोथ, एंड दीज 3 रीजन्स आर एपिडर्मिस और एपिप्लेमा। फर्स्ट वन इज, सेकेंड इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड वन इज वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि 3 जो उत्तक क्षेत्र होते हैं उसमें जो पहला होता है वो मूलीय त्वचा होता है, दूसरा जो उसका उत्तक क्षेत्र होता है वो वल्कुट होता है, और तीसरा जो होता है वो संवहन तंत्र होता है, वेस्कुलर सिस्टम जिसे आप कहते हैं। अगर हम इसी की कंटिन्यूएशन में पहले बात करें कि क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करें बच्चों। अगर कि एपिडर्मिस रीजन की अगर हम बात करें तो द एपिडर्मिस ऑफ द रूट इज अ कंटिन्यूस लेयर कंपोज्ड ऑफ टाइटली प्लेस्ड थिन वॉल्ड अनक्यूटिनाइज्ड सेल। यानी कि इसका जो एपिडर्मिस रीजन जो सबसे बाहर की तरफ का रीजन होता है वो होता है जनरल स्ट्रक्चर में रूट की में। ये मैं एक डाइकॉट रूट की स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, बाकी डाइकॉट रूट को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। किस तरीके से स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन होता है जस्ट हम वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बाहर के तरफ के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस रीजन की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, टाइटली प्लेस्ड कोशिकाएं होती है, उसमें एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली कसी हुई कोशिकाएं होती हैं, अनक्यूटिनाइज्ड होती हैं, यानी कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्यूटिकल का कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इन सब हर्बेशियस पेरिनियल्स वेयर एपिडर्मिस is long lived and act as a chief productive layer, the outer tangential wall of epidermis cells are cutinized। यानी कि हमने क्या कह रहे हैं बच्चों कि कुछ अपवाद पाए जाते हैं जहाँ पर रूट की एपिडर्मिस पर भी क्यूटिनाइज होती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइव्ड होती हैं और उनके लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की हमें ज़रूरत होती है। एपिडर्मिस इज यूजुअली यूनिसैरिएट, यानी कि यूनिसैरिएट का मतलब होता है कोशिकाओं की सिर्फ एक ही परत का पाया जाना। तो जनरली सामान्यतः अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस यूनिसैरिएट होती है, बट एरियल रूट्स आर ऑफ सम ऑर्किड्स एंड एपिफाइट्स रॉइड्स प्रोसेस अ मल्टीसैरिएट एपिडर्मिस कॉल्ड वेलामेन। यानी आपने वेलामेन टिश्यूज के बारे में पहले भी पढ़ रखा है बच्चों। वेलामेन टिश्यूज जो होते हैं वो कुछ एपिफाइट्स और ऑर्किड्स में पाए जाते हैं। और क्या होता है ये वेलामेन टिश्यू? यानी कि जब कभी भी जो एपिडर्मिस होती है वो एक की बजाय यूनिसैरिएट की बजाय जब
मल्टीसैरिएट एपिडर्मिस पाई जाती हैं। अधिचर्म की एक से अधिक परत पाई जाती हैं, जो कि ऑर्किड्स में एग्जाम्पल है, एपिफाइट्स में एग्जाम्पल है। उन्हें हम वेलामेन टिश्यूज कहते हैं। ये एपिडर्मिस का ही पार्ट होती है, अलग से कोई चीज़ नहीं होती है। एंड द सेल्स ऑफ वेलामेंस आर फील्ड विथ एयर इन ड्राई सीजन, बट इन रेनी सीजन दे आर फील्ड विथ वाटर। यानी वेलामेन टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन तो हम बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट वेलामेन इज बेसिकली अ मैकेनिकल टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स एंड चेक्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स। यानी कि यह एक यांत्रिक उत्तक की तरह फंक्शन करते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि कॉर्टेक्स से जितना वाटर लॉस हो रहा है उसको ध्यान में रखना, उसको उसका जो वाटर लॉस होता है उसका ध्यान रखना। और ये करते क्या है कि जब ड्राई सीजन आता है तब तो ये सेल्स होती हैं वो खाली रहती हैं, बट जैसे ही रेनी सीजन आता है दीज आर फील्ड विथ वाटर, यानी कि ये पानी से भर जाता है वेलामेन टिश्यू। एंड सम स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विथ डेंस स्पाइरल थिकनिंग आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेलामेन। यानी कि वेलामेन में सिंपल स्ट्रक्चर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा थिकनिंग वाली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। एंड दीज एक्स्ट्रा थिकन सेल्स आर नोन एज न्यूमेटोड्स। इन्हें हम न्यूमेटोड्स कहते हैं। एंड दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, यानी कि न्यूमेटोड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसों का आदान प्रदान करना, गैसियस एक्सचेंज करना। अब अगर हम सेकंड इसके पोर्शन की बात करें रूट की आंतरिक संरचना की, तो दूसरा हमारा पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ स्टेम, यानी कि जो ये कॉर्टेक्स होता है वो स्टेम से बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। संरचना में स्टेम की तुलना में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक पैरेन्काइमेटा सेल्स विथ मैनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। यानी कि ये जनरली क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक का मतलब एक जैसे डायामीटर वाली कोशिकाएं जिनका व्यास लगभग समान होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आकार में लगभग समान होती हैं। पैरेन्काइमेटस प्रकार की कोशिकाएं, पैरेन्काइमेटस सेल्स को आप मृदुतकीय कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में। यानी कि कॉर्टेक्स जो होता है वो एक समान आकार वाली मृदुतकीय कोशिकाओं की लेयर से बना हुआ होता है। और इन कॉर्टेक्स की लेयर में इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एंड कॉलेनकाइमा इज यूजुअली एब्सेंट इन रूट कॉर्टेक्स, बट समटाइम फाइबर्स, स्क्लेराइड्स, इडियोब्लास्ट एंड लैटेक्स सेल्स में अकर। यानी कि पैरेन्काइमेटा सेल्स के बाद की अगर हम बात करें तो कॉलेनकाइमा जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स का वो जनरली एब्सेंट होता है रूट्स में, लेकिन कुछ एक ऐसे फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स और इडियोब्लास्ट लैटेक्स लाइक सेल्स जो होती हैं वो पाई जा सकती हैं रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर में। एंड द कॉर्टिकल सेल्स आर यूजुअली डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि कॉर्टेक्स में इनमें जो कॉर्टिकल कोशिकाएं होती हैं, हम आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं बच्चों की कि कॉर्टेक्स रीजन की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने आउटर मोस्ट से शुरू किया, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, कॉलेनकाइमा इन जनरल एब्सेंट होता है, बट उसकी जगह फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। देन हम कॉर्टिकल सेल्स की बात करते हैं तो कॉर्टिकल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। स्टेम की जब कभी भी हम कॉर्टिकल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लीव्स में भी। बट द स्टोर स्टार्च, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो स्टार्च के स्टोरेज का फंक्शन करती हैं रूट्स में। हाउएवर इन द रूट्स ऑफ सम aquatic and aerial roots of Ctenospora few outer layers of cortex contain chloroplast, यानी कि अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ एक्वेटिक और एरियल रूट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं लाइक टीनोस्पोरा, उनमें जो कॉर्टेक्स होती है उनकी कुछ ऐसी बाहर की तरफ वाली लेयर्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया भी जाता है। द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स आर यूजुअली अरेंज्ड इरेगुलरली, यानी कि कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जनरली इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अव्यवस्थित होता है, इरेगुलर होता है, एक समान रूप से अच्छे से व्यवस्थित नहीं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें डिस्टिंक्ट जो होता है रोज पाए जाते हैं, लाइक रेडियल रोज की बात करें तो एवेना सटाइवा इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। एंड सेकेंड वन अगर हम कॉन्सेंट्रिक रोज की बात करें, लेयर्स की बात करें तो रैफिटिया जो है इसका एग्जाम्पल है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्जर एयर कैविटीज आर फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स, यानी कि एक्वेटिक प्लांट जो जलीय पादप होते हैं उनके कॉर्टेक्स में जो कॉर्टिकल सेल्स होती है उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि उनका जो आकार होता है वो बदल जाता है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो बड़ी बड़ी कैविटीज़ बना लेती हैं, गुहिका बना लेती हैं जिसके अंदर वो स्टोरेज का फंक्शन करेंगी। कैविटीज़ हमें पता है मेनली जो उनका फंक्शन होता है वो स्टोरेज एसोसिएटेड होता है।
अब अगर हम इसके थर्ड पोर्शन की बात करें, हम जनरल स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने डिस्कस किया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और एपिडर्मिस के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसी में एंडोडर्मिस को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल की जब कभी भी हम बात करते हैं। लेकिन अब हम इसका थर्ड पोर्शन की बात करें, वैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वैस्कुलर सिस्टम में हमें पता है कि दो तरीके में डिवाइडेड होता है। इसका वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं बच्चों। जाइलम का फंक्शन हमें पता है, मेन फंक्शन जो होता है। वैस्कुलर सिस्टम ऑफ रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एंड एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ जाइलम। यानी कि रूट की अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की इन जनरल बात करें तो इसमें यह कैरेक्टराइज होता है रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। रेडियल अरेंजमेंट जिसे आप हिंदी में अरीय व्यवस्था कहते हैं। अरीय का मतलब ये होता है बच्चों कि ऑल्टरनेट में व्यवस्था पाई जाती है। अगर एक जाइलम की लेयर होगी तो उसके पास में फ्लोएम पाया जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट जो होगा जाइलम, फिर उसके बाद में, मतलब ऑल्टरनेट जिसे आप व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम अरीय सममिति कहते हैं। In dicot root, the number of xylem bundles ranges from 2 to 6, whereas in monocot roots from 8 to 20। यानी कि डाइकॉट और मोनोकॉट में अगर हम जाइलम बंडल्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो जाइलम बंडल्स जो होते हैं वो कम होते हैं डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जाइलम बंडल। 8 to 20 तक रेंज कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स रूट आर कॉल्ड एज मोनाक, डायाक, टायाक, टेट्राक। वो इसके बाद की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है। डाइकॉट जो रूट होती है, द्विबीजपत्री पादपों की जो मूल की संरचना होती है, तो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर जो हमने बताई थी, एपिब्लेमा जिसे आप कहते हैं, उनके ऊपर हमने यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बता रखे हैं। एपिब्लेमा के नीचे का जो रीजन होता है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन में हम बता चुके हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया है कि ये देखिए, आपको दो लेयर्स में एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है। एंडोडर्मिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रूट की इंटरनल एनाटॉमी का। और उसके बाद में हमने आपके बताया कि वैस्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अभी हमने बताया कि डाइकॉट्स जो होती हैं रूट्स, उसमें 2 से 6 तक के होते हैं। यानी 2 से शुरू हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 तक के पाए जाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि इनमें क्लासिकल अरेंजमेंट होता है कि रेडियल अरेंजमेंट अरीय सममिति ही पाई जाती है। तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए एक तरफ आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, फिर डार्क जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे जाइलम के हैं। जाइलम के बाद में फिर से ऑल्टरनेट में आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, फिर से आपको जाइलम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम अरीय सममिति कहते हैं, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और साथ में ही आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, यानी कि मेटाजाइलम जो जाइलम पहले से बन चुका होता है, बड़ी रिंग्स में हम आपको दिखाई दे रहा है। सेंटर की तरफ हमेशा मेटाजाइलम पाया जाता है, बाहर की तरफ जो होता है वो नए बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम होता है। और इस तरीके की जो व्यवस्था होती है इसे हम एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ जाइलम कहते हैं। जाइलम की एग्जैक्ट कंडीशन इसी को कहते हैं कि जो दारुक जो होता है जिसे आप जाइलम कहते हैं, अंत आदि दारुक और प्राय जो दारुक होता है, तो मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड दिस ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो होता है उसे हम एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ जाइलम कहते हैं। अब आपको स्लाइड में बच्चों मोनोकोट जो रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एक बीजपत्री पादपों में कैसा अरेंजमेंट होता है, तो ये सिंपलर फॉर्म में होता है। देखिए सबसे बाहर की तरफ आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में एपिब्लेमा दिखाई दे रही है। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें जो कॉर्टेक्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, सिंपलर फॉर्म में होती है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, कोलेनकाइमा रेयरली ही होता है। उसके नीचे की तरफ देखिए बच्चों कि आपको अब हम मेन जो डिफरेंस आता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में वो आता है कि वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो हमें पता है कि वैस्कुलर बंडल्स के नंबर्स में होता है। इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 2 से 6 तक के ही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं नंबर्स में, लेकिन मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स 8 to 20 तक वेरी करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड्स में फ्लोएम के बाद में जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, और बहुत सारे हैं, यानी इसे हम पॉलीआर कंडीशन कहते हैं। जनरली मोनोकॉट्स में पॉलीआर कंडीशन पाई जाती है, बहुत सारी आर्क्स होती हैं वैस्कुलर बंडल की।
बाकी सारी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। एंडोडर्मिस आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है, मेटाजाइलम हमें पता है टुवर्ड्स सेंटर होता है, प्रोटोजाइलम हमें पता है टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है। अब जाइलम की स्थिति को अकॉर्डिंग ही हम कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स रूट्स आर कॉल्ड एज मोनोआर्क, डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क एंड पेंटार्क एंड पॉलीआर्क। यानी कि क्या होता है कि अब जो रूट है वो कैसी है, डाइआर्क है, ट्राइआर्क है, टेट्रार्क है या पॉलीआर्क है। तो ये जो नाम होता है वो नंबर ऑफ जाइलम, यानी कि अगर किसी रूट में 2 जाइलम हैं तो उस रूट को हम डाइआर्क कहते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट डायग्राम जो हमने बनाया है वो डाइआर्क रूट का बनाया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जाइलम जो है वो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। उससे आगे के डायग्राम में देखिए जाइलम के नंबर जो है वो 3 है, यानी कि ये एक ट्राइआर्क रूट का एग्जाम्पल है। थर्ड वन इज टेट्रार्क, 4 जाइलम हमें दिखाई दे रहा है। एंड फोर्थ वन इज पॉलीआर्क सिचुएशन है, बहुत सारे जाइलम होते हैं, मतलब 8 से लेकर के 20 तक, कितने भी संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं। यानी कि ये जो आर्क कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है कि जाइलम के नंबर कितने। मोनोकॉट्स और डाइकॉट रूट्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मोटे मोटे मोस्टली जो डिफरेंस दिखाई देते हैं वो बच्चे होते हैं कि डाइकॉट के मैं फर्स्ट पढ़ूंगी, सेकेंडली सेल्फ अंडरस्टूड है कि हम मोनोकॉट्स का डिस्कस करेंगे। तो वल्कोट जो होता है अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है, यानी कॉर्टेक्स जो होता है वो डाइकॉट में कम चौड़ा होता है, और जबकि डायमीटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें कंपेरेटिवली बड़ा होता है। मूलीय त्वचा, वल्कुट और अंतस त्वचा का कॉर्क द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि इसमें जो मूल की जो ऊपर की त्वचा होती है वो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ये सब जो होती है वो कॉर्क सेल से प्रतिस्थापित हो जाती है, यानी कि उसके स्थान पर कॉर्क कोशिकाएं आ जाती है। जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कॉर्क सेल्स बनती ही नहीं है, सिर्फ मूलीय त्वचा हट जाती है। प्रौढ़ जड़ों में कॉर्क का आवरण पाया जाता है, यानी कि जो डाइकॉट्स होती हैं उनमें जो पुरानी जड़ें होती हैं उनमें कॉर्क चारों तरफ से आवृत कर देती है उन जड़ों को, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक्सोडर्मिस का आवरण पाया जाता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कॉर्क तो एब्सेंट होती है तो एक्सोडर्मिस होगी वो पाई जाएगी। अंतस त्वचा में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि इसकी जो एंडोडर्मिस होती है डाइकॉट्स की उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती है, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें केवल युवा मूलों में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। यानी कि जो यंग जो रूट्स होती हैं उनमें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वेल डेवलप्ड, लेकिन जैसे जैसे लेटर स्टेज आती जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है या तो अनुपस्थित हो जाती है या उतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड स्टेज में नहीं मिलती। मार्ग कोशिकाएं संख्या में कम होती है डाइकॉट्स में। मार्ग कोशिकाएं यानी कि पैसेज सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो पैसेज सेल्स होती है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं, मोनोकॉट्स में ज़्यादा होती हैं। परिरम में काक एधा का निर्माण एवं पार्श्व मूलों की उपस्थिति होती है, यानी कि पेरिसाइकिल की बात करें हम तो कॉर्टेक्स जो होती है वो कॉर कैम्बियम इसमें मिलती हैं और साथ में लैटरल रूट्स भी मिलती हैं, जबकि मोनोकॉट्स में जो होती हैं वो परिरम में सिर्फ लैटरल रूट्स मिलती हैं, कॉर कैम्बियम एब्सेंट होती हैं। वेस्कुलर बंडल्स हम पहले ही बता चुके हैं, डाइकॉट्स में 2 से 6 होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में 8 से लेकर के 20 तक होता है। 6 तो मिनिमम होते हैं और उससे ज़्यादा भी मिलते हैं। जो द्वितीयक वृद्धि होती है समवन एधा व कॉर्क एधा द्वारा होती है, यानी कि डाइकॉट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होती है, कॉर्क के द्वारा होती है या फिर वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, जबकि मोनोकॉट्स में जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीटली एब्सेंट होती है। मज्जा यानी एब्सेंट होती है, यानी कि जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें पित्त एब्सेंट होती है, जबकि मोनोकॉट्स में वेल डेवलप्ड पित्त दिखाई देती है। बच्चों अगर आपने डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो हमने मोनोकॉट्स में दिखाया था सेंटर में आपको वेल डेवलप्ड पित्त दिखाई देगी। Now this is all about the internal structure of primary root system. Thank you very much.